नमस्ते। आज मैं कॉन्टैक्ट नामक साइंस फाई फिल्म के बारे में बताऊंगा। फिल्म एली अरोवे नाम की लड़की से शुरू होती है जो रेडियो से दुनिया से जुड़ती है। उसके पिता भी उसका साथ देते हैं और वे अक्सर दूरबीन से अंतरिक्ष देखते हैं। पता चलता है कि एली की माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। दुर्भाग्य से जब वह 9 साल की थी उसके पिता की भी दिल का दौरा पड़कर मृत्यु हो गई। अगला दृश्य भविष्य में है जहाँ एली एक वयस्क महिला है और खगोल विज्ञान में डॉक्टर है। वह सेटी नामक सरकारी संगठन के लिए काम करती है। वह अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों को सुनती है, उम्मीद में कि एलियन जीवन मिले। एक दिन रेस्तरां में पामर जॉस नाम का एक युवा ईसाई प्रचारक उसे देखता है। वह युवक एली की सुंदरता से मोहित होकर उसके पास जाता है। फिर वे बैठकर सेटी के काम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बातचीत के बाद आकर्षक उपदेशक एली को डेट के लिए मना लेता है। बाद में उसका नाम हास्यास्पद है और वह अजीब लगता है, पर एली मोहित हो जाती है। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार डेविड ड्रमलिन सेटी पर शोध देखने आते हैं। वेधशाला के कर्मचारी भव्य स्वागत करते हैं, पर डेविड इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। समारोह में वह बताते रहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को लाभदायक होना चाहिए क्योंकि वे टैक्स से चलते हैं। एली उसकी बातों से नाराज होकर वैज्ञानिक शोध का महत्व समझाने की कोशिश करती है। आश्चर्यजनक रूप से पामर भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर बोलने लगता है। डेविड उसे तुरंत वॉशिंगटन में राजनीतिक संपर्क बना रहे उपदेशक के रूप में पहचानता है। उस रात बाद में पामर चिढ़ी हुई एली को टहलने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। वे सितारों को देखते हैं और वह बताती है कि पिता ने उसे खगोल शास्त्री बनने को प्रेरित किया। आखिरकार वे एक चुंबन साझा करते हैं और रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह काम के लिए तैयार होते हुए एली पामर को फोन नंबर टेबल पर छोड़ने को कहती है, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचती है तो उसे बुरी खबर मिलती है। एक सहकर्मी बताता है कि डेविड ने उनकी परियोजना बंद करने का फैसला किया है। सेटी में सभी निराश हो जाते हैं और लगता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दृढ़ एली कहती है कि वह निवेशक ढूंढेगी ताकि वे दूसरी जगह शोध जारी रख सकें। उस रात घर से निकलते समय वह पामर का नंबर लेना भूल जाती है। 13 महीने बाद एली न्यू मैक्सिको में अंतरिक्ष यान पुर्जे बनाने वाली हैडन इंडस्ट्रीज जाती है। वह सेटी के लिए फंडिंग चाहती है, पर बोर्ड उसके आइडियाज को साइंस फिक्शन कहता है। जैसे ही वे उसे खाली हाथ भेजने वाले थे, बोर्ड को SR हैडन का फोन आता है। वह एक गुप्त अरबपति और इंडस्ट्रीज का CEO है। वह आश्चर्यजनक रूप से बोर्ड की आपत्तियों के बावजूद रिसर्च फंड करने को राजी हो जाता है। 4 साल और बीत जाते हैं। एली अब भी न्यू मैक्सिको में बड़े सैटेलाइट डिशों के साथ काम कर रही है, लेकिन एक दोपहर उसे एक सहकर्मी से एक और बुरी खबर मिलती है। हैडन प्रोजेक्ट को सालों तक फंड करने को तैयार है, पर टेलीस्कोप सरकारी हैं। डेविड ड्रमलिन के सुझाव पर सरकार अब सैटेलाइट्स को ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस को लीज करना चाहती है। इसलिए यह तय किया गया है कि प्रोजेक्ट को 3 महीने में बंद कर दिया जाएगा। इस बीच पामर ने ग्रीन लाइट्स मैन नाम की किताब लिखी है और व्हाइट हाउस का स्पिरिचुअल काउंसलर बन गया है। वो अक्सर टीवी पर आते हैं, बताते हुए कि लोग जीवन का अर्थ खोजने की बजाय कंप्यूटर के दीवाने हो गए हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आती है, एली को आखिरकार सफलता मिलती है। एक शाम वो अपने रेडियो ट्रांसमीटर पर एक धड़कन जैसी आवाज सुनकर हैरान रह जाती है। वो और उसकी टीम बेहतर सिग्नल पाने के लिए सारे उपलब्ध सैटेलाइट्स की तरफ मुड़ जाते हैं। वे मिलकर पल्स के स्रोत का पता लगाते हैं और पाते हैं कि यह वेगा तारे से आया है जो 26 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि यह सिग्नल 26 साल से ज्यादा समय से यात्रा कर रहा है। एली पाती है कि पल्स अभाज्य संख्याओं के लय में बीप कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि सिग्नल रैंडम नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर भेजा है। फिर टीम चर्चा करके इस जानकारी को सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का फैसला लेती है। अगली सुबह उनकी वेधशाला पत्रकारों से घिर जाती है और यहाँ तक कि डेविड डम्बशिट भी पहुंच जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख माइकल किड्स गुस्से में हैं क्योंकि टीम ने जानकारी गोपनीय नहीं रखी, लेकिन डेविड फैसले का बचाव करते हुए कहता है कि अन्य स्टेशनों की मदद बिना वे सिग्नल खो देते। उसी दोपहर बाद में टीम डेविड और किड्स को पहले सिग्नल के साथ एक दूसरा सिग्नल मिलता है। वे इसे एक मॉनिटर से जोड़ते हैं और आखिरकार सिग्नल को वीडियो संदेश में डिकोड कर पाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। यह 1936 के ओलंपिक में हिटलर के उद्घाटन भाषण की रिकॉर्डिंग है। यह पहला टीवी प्रसारण था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। पता चला कि एलियंस ने इसे नमस्ते के रूप में वापस भेजा है। उम्मीद है कि उन्होंने इसका ज्यादा गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा। बाद में